जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आज 3 अक्टूबर है और 3 अक्टूबर का करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग मैप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद से कोनो कार्पस, विलायती कीकर, स्पंसिटी, एंजल टैक्स और फिर नेपाल में चीन की बढ़ती उपस्थिति, तो इसको भी देखेंगे। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, द हिंदू का एडिटोरियल है। आप इसको इंडियन एक्सप्रेस में भी देखेंगे। तो ये जो अभी नेपाल में जो चीन का एक प्रभाव बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा भारत के ऊपर। और कहीं ना कहीं चीन जो है भारत को सब तरफ से घेरने का भी यहाँ प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। इससे संबंधित मैं आपको मेंस के लिए एक प्रश्न भी दूंगा, जिसका आप लोग आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक्स हैं और सभी टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत कम समय लगेगा, आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा सारी चीज़ें। आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं देना, लेकिन अच्छे से पूरा फोकस के साथ, अगर 15 से 20 मिनट लगा, चाहे मान के चलिए आधे घंटे के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोगों को पूरा फोकस के साथ देखना है। ठीक है, ये सभी आप देख रहे हैं जितना भी टॉपिक है, ये सभी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स, डाउन टू अर्थ से संबंधित होता है। ठीक है, आप लोग इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम में केलो एस एकेडमी लिखेंगे, या फिर आपको जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। ठीक है, हमारा इकोनॉमी का भी क्लास चल रहा है, बहुत अच्छे से सारी चीजें उसमें आपको टॉपिक समझाई जा रही है, तो आप उसको एक थोड़ा सा एक ध्यान दे करके उसको समझें। ठीक है, एक जैसे प्लानिंग भी कर सकते हैं आप लोग कि अभी हमारा दूसरा चैप्टर आया हुआ है, तो जब भी इकोनॉमी का आपके पास क्लास आता है, ये उसका वीडियो अपलोड होता है, तब आप लोग उसको अच्छे से एक बार फिर से तैयारी कर लें और अच्छा सा एक नोट्स भी बना लें। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैप। ठीक है, मैप में हम लोग देखेंगे मालदीव। मालदीव कहाँ है? देखिए, ये मालदीव हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मालदीव में अभी आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे चुनाव हुआ है, राष्ट्रपति चुनाव। ठीक है, तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं। और कई बार प्रश्न भी आ जाता है ऑप्शन के रूप में कई सारे एग्जाम में, खुद यूपीएससी में भी प्रीलिम्स में कई बार ऐसा एग्जाम आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए अभी क्या हुआ वहां पे कि राष्ट्रपति चुनाव हुआ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो इससे पहले इब्राहिम मोहम्मद सोलिह यहाँ पे राष्ट्रपति थे, लेकिन अभी ये राष्ट्रपति चुनाव जो हुआ उसमें वो हार गए, और अभी मोहम्मद मोइजू, ठीक है, ये राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं, तो ये अभी राष्ट्रपति होंगे, अगले राष्ट्रपति मालदीव के। तो इस तरीके से याद रखेंगे, कई बार ऐसा पूछ लेता है कि मोहम्मद मोइजू कहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो इस ऐसा कुछ प्रश्न अगर पूछा जाए आपको वनडे एग्जाम्स में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा। अगर इसके लोकेशन से प्रश्न पूछा जाए तो हम लोग लोकेशन देख लेते हैं। देखिए, लोकेशन आपको यहाँ पे मालदीव दिख रहा है, ये इसकी राजधानी है माले, ये भी याद रखेंगे। कई बार मिलान ऐसे पूछ लेता है, देश पूछ देगा, राजधानी चाहे उससे संबंधित कुछ घटनाएं, है ना, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। और देखिए इसका लोकेशन अगर हम लोग देखें तो हमारे भारत के दक्षिणी क्षेत्र में है। अगर श्रीलंका से देखें तो ये दक्षिण पश्चिम में है। अगर हम लोग इक्वेटर से देखें, ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर से अगर हम लोग देखें तो इक्वेटर के उत्तरी क्षेत्र में आपको ये दिखेगा मालदीव। ठीक है, और एक चीज और बताता हूँ यहाँ पे कि ये जो मोहम्मद मोइजू है ना, ये कहीं ना कहीं चीन के समर्थक है, और चीन के सपोर्ट से भी यहाँ पे सपोर्ट भी था, इस तरीके से माना जा रहा है। और ये चीन के पक्ष में भी रहते हैं, ये भारत के पक्ष में नहीं रहते। भारत के पक्ष में ये इब्राहिम मोहम्मद सोलिह थे, जो इससे पहले राष्ट्रपति थे। तो अभी यहाँ पे हम लोग को यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो है चीन हम लोगों को, फिर मालदीव में भी इसका ज्यादा प्रभाव अब यहाँ देखने को मिल रहा है। अभी नेपाल के बारे में भी हम लोग देखेंगे, तो भारत को कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है ना। तो अगर कोई इससे रिलेटेड एडिटोरियल आएगा तो मैं उसको भी आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा अच्छे से, आप लोग इसको समझेंगे। ठीक है, हम लोग यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि यूपीएससी में जितना आपका समझ बेहतर हो, ठीक है, अभी तो फिलहाल हम लोग को ज्यादातर फैक्ट भी देखना है, ठीक है, लेकिन समझ, अंडरस्टैंडिंग फिर भी हमारे को बहुत बेहतर चाहिए इसमें। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा होगा तो आप लोगों को ये चीज पता होगा कि हमारे को अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी चाहिए। ठीक है, और उसके साथ पूरा फोकस के साथ जो फैक्ट है, उन चीजों का भी एनालिसिस हमारे अंदर डेवलप होना चाहिए।
ठीक है, तो आप लोग सीरियसली लेकर के चलें। अभी का एग्जाम जिस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है, आप लोग नॉर्मली पढ़ करके तैयारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक अब हम लोग देखते हैं, कोनोकार्पस। देखिए कोनोकार्पस जो है ये अभी इन्वायरमेंट में और खास करके लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो ये कोनोकार्पस है क्या, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे ये बनता है। ठीक है, कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है, आप लोग देखे होंगे। तो कोनोकार्पस जो है एक प्रकार का सजावटी मैंग्रोव प्रजाति का पौधा है। आप चित्र देखते रहिएगा, बहुत बढ़िया से आप लोग को मैं चित्र वगैरह सब चीज यहाँ पे लगा करके दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को दिमाग में याद रहे, है ना, थोड़ा अच्छे से आप लोगों को इंटरेस्टिंग के साथ समझने में मदद मिले। तो ये सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या याद रखेंगे कि ये मैंग्रोव प्रजाति का एक सजावटी पौधा है। ठीक है, सजावटी पौधा है ये, और इसको पिछले समय मतलब लगभग बहुत जगह पे इसका यूज किया गया। आप लोग देखेंगे कि रोड जो आप लोग देखोगे, हाईवे वगैरह में भी देखोगे कि रोड के किनारे किनारे पेड़ लगे रहते हैं, किनारे किनारे कभी बीच बीच में भी लगे रहते हैं, है ना। तो ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट ये था, ठीक है, जहां भी इसको लगाया गया कि एक हरियाली के तरीके से एक ये भी दिखेगा, ठीक है, इन्वायरमेंट में भी सहयोग करेगा, और रोड के किनारे ये सब लगाने से कहीं ना कहीं पॉल्यूशन से संबंधित भी चीजें जो है उसमें भी कंट्रोल आती हैं, और पेड़ पौधे जो लगाना है उसमें भी इन्वायरमेंट को भी एक सकारात्मक प्रभाव उसमें पड़ेगा, है ना। लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि ये कोनोकार्पस जो पेड़ है ये कहीं ना कहीं लोगों में त्वचा संबंधी एलर्जी, श्वसन से संबंधित समस्याएं देखने को मिल रही। ठीक है, तो इसके कारण से क्या हुआ, सबसे पहले अभी गुजरात में एक घटना हुआ, इससे पहले भी केरल में, तेलंगाना में ये घटना हुआ, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी जो है गुजरात सरकार जो है इसको, इस पर प्रतिबंध लगा दी। ठीक है, गुजरात सरकार के द्वारा, तो इसलिए ये न्यूज में है। लेकिन इससे पहले भी ये सब घटनाएं हुई है, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। कई बार ऐसे प्रश्न आता है। इसके अलावा और भी 3 पेड़ और हैं, उनको भी मैं देखूंगा, मैं आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा उसके बारे में भी। तो उसमें क्या होता है कि कई बार ऐसे प्रश्न बनता है कि आप लोगों को कोनोकार्पस, ठीक है, और विलायती कीकर, बबूल, ये सब है, यूकेलिप्टस, ये 4 जो पेड़ है अभी मैं आप लोग बताने वाला हूँ, ये चारों पेड़ को लाइन से ऐसे दे देगा, ठीक है, या फिर अलग तरीके से भी प्रश्न जैसा ही बन, आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये सब किससे संबंधित है पूछ सकता है, या फिर इनमें क्या संबंध है, ठीक है, इस तरीके से पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं जो प्रतिबंधित कर दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन से ऐसे हैं जो हमारे देश की स्थानीय पेड़ नहीं है, ऐसे प्रश्न। ये सभी जो पेड़ है ना, ये हमारे स्थानीय पेड़ नहीं है, ठीक है, ये बाहर विदेशी पेड़ है ये सब। ठीक है, तो इस पे पहला प्रतिबंध लगाया गया, और ये घटना जो है तेलंगाना में भी हुआ था। तो तेलंगाना सरकार भी उस समय प्रतिबंधित लगा दी थी। ये पेड़ आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से ये दिखता है, ठीक है, इसको कटिंग वगैरह करके बहुत बढ़िया से सजा करके रखते हैं, तो इसलिए ये एक प्रचलन में आ गया था हर जगह पे। लेकिन जब पता चला कि अब इससे बहुत ज्यादा जो श्वसन का प्रॉब्लम हो रहा है लोगों में, त्वचा संबंधी बीमारियां हो जा रही हैं, और खास करके ये सब ऐसे पेड़ पौधे होते हैं ना जो कि मतलब जैसे ये स्थानीय कहीं जगह पे लगाया गया, ठीक है, वहां के जो स्थानीय पेड़ पौधे हैं, फिर जहां पे लगाया जाएगा ये स्थानीय पेड़ पौधों को भी नष्ट कर देता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इससे क्या होता है, जैव विविधता में भी फिर प्रॉब्लम आती है, हमारी पर्यावरण और फिर डैमेज होता है ना। तो इसलिए इस पे प्रतिबंधित लगाया गया है। इसके अलावा देखिए 2018 में दिल्ली सरकार के द्वारा विलायती कीकर, इसको भी साफ करने का आदेश दिया गया। चित्र आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार का है विलायती कीकर, ठीक है। और विलायती कीकर और बबूल जो है, बबूल आप लोग देखते होंगे हर जगह पे, ये झाड़ी इस तरीके से देखने को मिलेगा, है ना। तो ये जो है ये लोग अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था 2030 के दशक में, ठीक है। उसके अलावा यूकेलिप्टस ये वाला पेड़ आपको दिख रहा है इस प्रकार का। तो ये सब जो पेड़ है ना, ये सब पेड़ बाहरी देशों के हैं, स्थानीय नहीं है। मतलब जब किसी स्थान पे अगर प्राकृतिक रूप से पेड़ उगते हैं ना, तो ये जो पेड़ होते हैं ये प्राकृतिक होते हैं, स्थानीय होते हैं। लेकिन जब कहीं से ला करके फिर उसको आप लगाएंगे, तो वो पेड़ फिर कहीं ना कहीं हो सकता है कि या फिर वो तो इन्वायरमेंट में ये खुद इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर लेगा या फिर नहीं करेगा। अगर सर्वाइव कर लिया
और फिर कहीं जैसे अभी इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है ना, तो फिर यहाँ पे इन्वायरमेंट का एक तरीके से इन्वायरमेंट में फिर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसको याद रखेंगे। यहाँ पे कौन कौन से पेड़ हो गए अभी। एक सबसे पहले कोनोकार्पस, ठीक है, कोनोकार्पस हो गया, ये वाला पेड़ जो दिख रहा है ये। और कोनोकार्पस के अलावा फिर विलायती कीकर हो गया, उसके बाद से यूकेलिप्टस हो गया, उसके बाद से बबूल हो गया। तो इस चारों पेड़ों को याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। इस पे अब क्या है, प्रतिबंधित लगाया गया है, इसको अब कहीं पे भी नहीं लगाया जाएगा अब इस पेड़ों को, जितने भी पेड़ अभी मैं आपको बताया, ठीक है। क्लियर है, समझ गए, ये टॉपिक समझ गए। दूसरा टॉपिक है स्पंज सिटी। तो स्पंज सिटी अभी ऐसा स्थिति है कि फ्यूचर में आगे चल करके इसका यूज अब लगभग हर एक बड़े शहरों में किया जाएगा, क्योंकि जो स्पंज सिटी है, सबसे पहले तो हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, तब समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को मतलब ये जो स्पंज सिटी है ये इसका क्या महत्व है, ठीक है, और ये न्यूज में क्यों। तो न्यूज में तो सबसे पहले ये है कि ये बेंगलुरु में इस प्रकार से एक कॉन्सेप्ट लेकर के आ गया सबसे पहले यहाँ पे, कि जो सिटी होंगे उसका डेवलपमेंट जो होगा वो स्पंज सिटी कॉन्सेप्ट के तौर पे होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले स्पंज सिटी क्या होता है, देखिए स्पंज सिटी क्या है, मतलब सबसे पहले स्पंज क्या है इसको समझते हैं। ध्यान से सभी चीजों को समझिएगा, ज्यादा समय नहीं लगे, अच्छे से समझाऊंगा सभी चीजों को। देखिए स्पंज सिटी का क्या मतलब होता है, हम लोग जब देखते हैं ना बहुत सारे सीट बेड में गद्दा जैसा बहुत कुछ उसमें मतलब एक रुई वगैरह भी हो सकता है, इस तरीके से लगा रहता है। तो जितने भी आप इस प्रकार का गद्दी वाली चीजें देखते हैं उसमें आप लोग पानी वगैरह गिराते हैं तो पानी बाहर भी नहीं फैलता, तुरंत सोख लेता है वो, बहुत अच्छे से सोख लेगा, फूल जाएगा, है ना। और उसको जब दबाओगे तो उसमें से पूरा पानी निकलेगा, ठीक है। तो स्पंज का मतलब यहाँ पे सबसे पहले तो ये है कि ये पानी को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके रखता है, ऑब्जर्व करके रखता है। और जब हम लोग इसको दबाएंगे यानी कि जब इससे पानी निकालना चाहेंगे तो निकल जाएगा, है ना। तो इतना समझ में आ गया सबसे पहले। अब स्पंज सिटी आ गया, इसमें सिटी जुड़ा हुआ है। तो अब स्पंज सिटी का मतलब इसी प्रकार से कुछ बनाना है। अब एक घटना समझिएगा, केरल वाला जो जगह है, केरल का ही जगह नहीं बल्कि अगर हम लोग अपने इंडिया के साउथ वाले क्षेत्र में चले जाएं, साउथ वाले क्षेत्र में जाएंगे तो लगभग इधर पानी का बहुत ज्यादा कमी है, ठीक है, बहुत कम इधर लगभग पानी उस तरीके से अभी देख रहे हैं कि लगातार कावेरी विवाद जिस तरीके से चल रहा है, उत्तरी क्षेत्र में तो पूरा बाढ़ आ जा रहा है, लेकिन दक्षिणी क्षेत्र में आपको उस तरीके से बारिश होता हुआ ही नहीं दिख रहा है। ये वाला जो पूरा एरिया इधर का पूरा नीचे वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में आपको बारिश का कमी दिखता है, ठीक है। और जो बारिश होता है उसमें कई बार क्या होता है, आप देखे होंगे अगर आप लोग सिटी में रहते होंगे तो अगर थोड़ा भी बारिश होता है तो पूरा जाम लग जाता है, सब तरफ पानी भर जाता है। क्यों? पहला कंडीशन इसमें ये होता है कि सिटी में कहीं पे भी जमीन वाला जगह नहीं दिखता, हर जगह पे या तो कंक्रीट का पूरा रोड बना देंगे या फिर बचा खुचा जो घर का जगह होता है उस पर पूरा प्लस्तरा करके अच्छे से सजा करके रख देते हैं उसको। अब पानी को जमीन में रिसने के लिए, जमीन में अंदर जाने के लिए जगह ही नहीं मिल रहा है, ना ही इतना भीड़ है कि ना ही जो जितने भी पानी है इनको कहीं पे एक जगह संरक्षित करने का जगह मिल रहा है ना। तो इसके कारण से फिर क्या होता है, जितने भी शहरी क्षेत्र हैं उस शहरी क्षेत्र में या तो बारिश हुआ तो बाढ़ जैसा स्थितियां हो जाती हैं, हर तरफ पानी भर जाता है, ठीक है, और बहुत सारे फिर प्रॉब्लम होते हैं। अब दूसरा कंडीशन ये होता है कि अगर जैसे बाढ़ का स्थिति खत्म हुआ और गर्मी का समय जब आता है पानी पूरा सूख जाता है, पानी ना जमीन में मिल रहा है ना ही पानी का कोई व्यवस्था है हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में फिर उस समय सूखे से लोग ग्रस्त रहते हैं, ठीक है। तो जो सिटी स्पंज है इसका मुख्य रूप से उद्देश्य यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को लाने का ये है कि हम लोग पानी को अच्छे से संरक्षित कर सकें, बरसात के पानी, बरसात से संबंधित जो जितने भी बाढ़ वगैरह है उससे भी बच सकें, प्लस बरसात के पानी को यूज करके हम लोग लंबे समय तक उसका एक बेहतर उपयोग कर सकें, ठीक है। अब स्पंज सिटी के कॉन्सेप्ट से आगे देखेंगे कि अब घर कुछ ऐसा बनाया जाएगा, घर और सिटी पूरा डेवलप ऐसा किया जाएगा, देखिए जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो पानी निकलने का भी जगह होगा, ठीक है,
पानी बहने का बहाव का भी एक जगह होगा, हर एक तरीके से उसको एक मतलब रास्ता दिया जाए, एक जगह पे उसको संरक्षित किया जाए, ये भी इसमें कॉन्सेप्ट है। प्लस भूमि में भी उसको कहीं ना कहीं रिसने के लिए भी उसको स्थान दिया जाए, जगह दिया जाए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है पूरा स्पंज सिटी का। और ये जो स्पंज सिटी है ना, ये स्पंज सिटी जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये पहले म्यूनिक, बीजिंग, टोक्यो और पीटर्सबर्ग, ठीक है, इतने जगह से, इतने शहरों में अभी तक इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट में अगर शहरों का डेवलपमेंट किया गया तो काफी सक्सेसफुल माना गया, उस जगह पे बेहतर सक्सेस माना गया इसको। तो अब हम लोग अपने शहर जैसे बेंगलुरु में भी इसको यहाँ पे बेंगलुरु में भी इसको इस प्रकार से इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग शहर डेवलपमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे चल करके अब इस कॉन्सेप्ट में ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो प्रीलिम्स में नॉर्मली ऐसे प्रश्न आ जाता है। और देखिए दूसरा चीज, जब भी आपको देखेंगे कि बरसात से मौसमी प्रभाव इस तरीके से अगर मेंस में प्रश्न आता है तो आप उसमें सुझाव दे सकते हैं कि हम लोग को स्पंज सिटी जैसा है कुछ डेवलप करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजों को आप जगह जगह पे जहां इसकी आवश्यकता है यूज कर सकते हैं, इसलिए। और दूसरा, प्रीलिम्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली एक टॉपिक ही आ जाएगा कि स्पंज सिटी से आप क्या समझते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, या फिर संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऐसा प्रश्न बनता है। तो क्लियर है एकदम स्पंज सिटी क्या होता है? चलिए आगे चलते हैं। अब स्पंज सिटी की अवधारणा सारी चीजें तो मैं एक ही जगह बता चुका हूँ, बाकी देख लीजिए। देखिए इस प्रकार से ये शहर का डेवलपमेंट होगा। देखिए इसमें घर, पेड़ पौधे सब हैं, यहाँ से जो है बारिश निकलने का जगह है। मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज करके देख वो करता हूँ। देखिए ये आपको पानी निकलने का जगह दिख रहा है, यहाँ पे इसको जमा कर रहे हैं। ठीक है, पानी को रिसने का भी जो है इसको स्थान दिया जा रहा है। ठीक है, बाकी जितने भी यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम वगैरह सारी चीजें को एक साथ जोड़ करके इसको अलग से पानी निकासी का जगह बना दिया गया। पानी जमीन में भी जा रहा है और प्लस एक जगह पे जमा भी हो रहा है, अब इसको समय पे यूज भी किया जा सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट पे अब शहरों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? ये देखिए यहाँ पे भी चित्र वगैरह को आप लोग ज्यादा ध्यान देंगे, अच्छे से समझेंगे, सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे ना। क्या होता है, कई बार चित्र दिमाग में आता है, कोई स्पंज सिटी इस तरीके से अगर कहीं से भी प्रश्न आ गया तो आपको ध्यान आता है कि अच्छा कुछ ऐसा चित्र वगैरह देखा था, धीरे से दिमाग में याद आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस कॉन्सेप्ट पे डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शहरी क्षेत्रों को स्पंज की तरह बनाना, यानी कि वर्षा जल को सोखना और स्थानीय जल संसाधनों की भरपाई करते हुए बाढ़ के खतरों को कम करना, तथा वर्षा जल संसाधनों का पुनर्चक्रण कर पुनः उसका उपयोग करना। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट पूरा इसका। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। देखिए अगला टॉपिक है एंजल टैक्स। एंजल टैक्स, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्यवहारिक रूप से कई बार इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एंजल टैक्स क्या होता है। ठीक है, देखिए अभी आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे स्टार्टअप भी चालू होते हैं, स्टार्टअप्स हो गए, कई छोटे छोटे कंपनियां चालू होती हैं। ठीक है, मतलब उसको चलाने के लिए, उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसी कंपनियां, सबसे पहले तो कंपनी शुरू होती है इस प्रकार से, या मान के चलिए हम लोग ये पहले मानते हैं कि एक स्टार्टअप जो है कोई व्यक्ति चालू किया। ठीक है, इस स्टार्टअप को धन जुटाने के लिए, अब क्योंकि कोई भी स्टार्टअप हो उसको आपको आगे बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं आपको धन की अधिक आवश्यकता पड़ेगी। तो उस धन को पूरा करने के लिए अब कंपनी, इस तरह की कंपनी, स्टार्टअप जो होते हैं, ये लोग अलग अलग तरीके से इसमें कुछ ना कुछ दिमाग लगाते हैं पैसा जुटाने के लिए। जैसे शेयर वगैरह हो गया। ठीक है, तो शेयर, जैसे शेयर जारी करना। ठीक है, बहुत लोगों से एक साथ मिल करके, मतलब कंपनी बना करके, जिसको कहा जाता है ना, मिल करके भी कंपनी या फिर स्टार्टअप चालू करते हैं लोग। ठीक है, या फिर हम लोग मुख्य रूप से एंजल टैक्स समझना है तो हम लोग पहले इसको देखते हैं, ध्यान यहाँ पे रखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग शेयर जारी करते हैं। ठीक है, अब शेयर जारी किए तो शेयर को फिर ये लोग बेचेंगे। ठीक है, शेयर को जब बेचेंगे तो फिर लोग इसके शेयर को खरीदेंगे, फिर कंपनी के पास पैसा जाएगा, है ना। तो शेयर तो आप समझ गए ना, शेयर मतलब क्या होता है, हिस्सेदारी। कंपनी अपना
एक एक परसेंट जो भी जितना भी परसेंट हो करके अपना तय करके सारी चीजें कीमत वगैरह हर चीज को करके शेयर बेचती है। आप लोग कई लोग शेयर के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी भी होगा। तो कंपनी फिर उसको बेचती है, फिर कंपनी के पास पैसा आता है, फिर उस पैसे को कंपनी यूज करती है ना। तो अब जो है शेयर जो है ये कंपनी बेचेगी। यही शेयर जो होता है आगे चल करके, मान के चलिए, समझिएगा इस बात को ध्यान से, कि मान के चलिए शेयर का प्राइस है 20 रुपए, ठीक है। लेकिन शेयर बेचते समय क्या करते हैं लोग कि शेयर का जो पैसा है 20 रुपए उसका मुख्य रूप से अमाउंट है, ठीक है, रियल अमाउंट है, लेकिन इसको लोग बेचे 30 रुपए में। अब जब इसको 30 रुपए में बेचा गया तो इसमें से 10 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, है ना। 10 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। जो आपका परफेक्टली प्राइस था, जो आप प्राइस तय किए थे, उस प्राइस में ना बेच करके 10 रुपए एक्स्ट्रा में आप बेचे, 30 रुपए में बेचे, 30 रुपए में से 10 रुपए आपको फायदा हुआ, ठीक है। तो अब जो ये 10 रुपए फायदा हुआ ना, ये कंडीशन लगातार चलती रही। तब सरकार को लगा कि ये जो आप लोग जिस तरीके से शेयर का जो मुख्य रूप से जो प्राइस है, उस प्राइस से जो एक्स्ट्रा कमाते हैं उस पे हम लोग टैक्स लगाएंगे, ठीक है। ये घटना है, ये 2012 का घटना है, या कहानी हम लोग ज्यादा बोलते हैं तो अच्छा लगता है, तो ये 2012 की कहानी है, ठीक है। उस समय सरकार ये सोची कि हम लोग कुछ इस पे भी टैक्स लगाते हैं, जिससे कि क्या होगा कि जो इस प्रकार से शेयर को अधिक मतलब अधिक अमाउंट में बेचते हैं वो लोग को कहीं ना कहीं हम लोग हतोत्साहित करेंगे, उन लोग को कहीं ना कहीं कमजोर करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट 2012 में आया। तब से फिर क्या करते हैं, जो शेयर का जो मुख्य प्राइस है और उससे एक्स्ट्रा जो बेचा गया और जो बीच में जो पैसा बचा, जैसे कि 10 रुपए बचा, तो इसी 10 रुपए पे सरकार टैक्स लगाती है। इस 10 रुपए पे जो टैक्स लगता है उसी को हम लोग कहते हैं एंजल टैक्स। क्लियर है, एंजल टैक्स समझ में आ गया। इस एंजल टैक्स का मैनेजमेंट कौन करता है, प्रश्न यहां से बनेगा। अब एक तो कॉन्सेप्ट हो गया, प्रश्न कॉन्सेप्ट से बनता है, या फिर उसके अलावा या फिर उसके साथ जोड़ करके उसका मैनेजमेंट कौन करेगा, तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सीबीडीटी, ठीक है। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा, हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, बस आप लोग ध्यान से समझते चलिए टॉपिक को, ठीक है। तो इसका मैनेजमेंट कौन करती है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ठीक है। तो अभी न्यूज में इसलिए है, 2012 के समय में क्या हुआ था कि सरकार जो है उस समय इसको कंट्रोल करने के लिए इसको लेकर के आई थी, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, इससे कहीं ना कहीं एक सकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है मार्केट में, कंपनीज में, ठीक है, सरकार को भी इससे टैक्स प्राप्त हो जा रहा है। तो ऐसे करके अब ऐसी स्थिति है कि इस टैक्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है, प्रोत्साहित करने का प्लान किया जा रहा है, जिससे कंपनी को, देखिए इससे दो फायदे होंगे। कंपनी को अपना जो है जितना इनको अमाउंट चाहिए अपने बिजनेस के लिए वो मिल जा रहा है, फंड मिल जा रहा है। दूसरा चीज, इससे लोगों में भी एक इन्वेस्टमेंट वगैरह में भी इनका एक इंटरेस्ट लोगों का बढ़ता जा रहा है इससे, ठीक है। तो इसलिए भी मतलब एक तरीके से ये भी एक अलग व्यापार हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इस पे कोशिश किया जा रहा है कि इसको आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे कि स्टार्टअप में निवेश को प्रोत्साहित करना और कराधान के बोझ को कम करना मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है एंजल टैक्स का। इतना समझ में आ गया। थोड़ा सा और कुछ बातें इसमें लिखी हुई है उसको भी पढ़ लेते हैं, बाकी तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। स्टार्टअप से जुड़े लोग पैसों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी कंपनी को पैसा देते हैं और वह शेयर जारी करती है, ठीक है। तो अक्सर ये जो शेयर होते हैं उचित कीमत से कहीं ज्यादा कीमत पर जारी किए जाते हैं, और इसी शेयर की अतिरिक्त कीमत को उनकी आय माना जाता है, और उसी आय को मतलब उसकी आय को मान करके हम लोग उसी पर टैक्स लगा देते हैं। सरकार इस तरीके से बोल रही है, ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं एंजल टैक्स। अब देखिए एंजल टैक्स के बारे में थोड़ा सा और बातें, मैं जो आपको बताया था उसी यही बातें लिखी हुई है। 2012 में कंपनियों के द्वारा इस मतलब ये स्टार्ट किया गया। फिर इसमें उस समय जब स्टार्ट किया गया तब कंपनियों को निवेश के माध्यम से अत्यधिक धन अर्जन और उसके उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए प्रस्तुत किया गया था, इसको बनाया गया था, लेकर के आया गया था। और सबसे खास बात,
ये जो जो टैक्स है ना, ये टैक्स गैर सूचीबद्ध कंपनियों के द्वारा ऑफ मार्केट लेन देन में शेयर जारी करने के माध्यम से एकत्र की गई धनराशि के भुगतान के लिए इसको लागू किया गया। तो गैर सूचीबद्ध कंपनियों के लिए मुख्य रूप से है। ठीक है, समझ में आ गया? आपको अच्छे से उसको मैं समझा चुका हूं। आप लोगों को मुख्य रूप से कॉन्सेप्ट समझना था और जो जो फैक्ट है बीच में उसको मैं बता दिया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। ठीक है, सीबीडीटी। ठीक है, सीबीडीटी इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। ठीक है, तो देखिए ये जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है ये 1963 में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के माध्यम से इसको लेकर के आया गया, और ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन, ठीक है, दो संस्थाएं बनाई गई इसी अधिनियम के अंतर्गत दो संस्थाएं बनाई गई। एक तो सबसे पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, दूसरा बनाया गया केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीबीईसी। ठीक है, तो एक होता है सीबीडीटी, एक होता है सीबीईसी। ठीक है, इतना क्लियर है। और अगर एक्ट के द्वारा लाया गया, अधिनियम के द्वारा लाया गया, तो आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग उसको क्या मानेंगे, हम लोग उसको मानेंगे सांविधिक निकाय। तो ये एक प्रकार की सांविधिक निकाय, संवैधानिक नहीं है। ठीक है, सांविधिक निकाय। ठीक है, तो देखिए इनका मुख्य रूप से इनके बारे में और थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट और है इसमें कि सीबीडीटी जो है ये प्रत्यक्ष करों से संबंधित नीतियों योजनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करने के साथ साथ आयकर विभाग की सहायता से प्रत्यक्ष करों से संबंधित कानूनों को प्रशासित करता है, जबकि सीबीईसी भारत में सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा नारकोटिक्स के प्रशासन के लिए उत्तरदायी नोडल एजेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे दो बोर्ड के बारे में हम लोग पढ़ लिए, ध्यान रखेंगे, अच्छे से नोट्स बना लेंगे। सबसे पहले तो फोकस से आप अच्छे से समझिए, समझने के बाद से आप अपने अनुसार शॉर्ट नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद से एक बार उसको फटाफट रिवाइज कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैं इस बारे में बता रहा हूँ कि नोट्स बनाते हैं तो उसका बेहतर यूज भी करना है, जरूरी है ना। तो नोट्स को फटाफट पढ़िए। नोट्स है तो मतलब अपने हिसाब से लिखे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, फटाक से उसको एक बार रिवाइज कीजिए। उसके बाद से टेस्ट आपको देना जरूरी है। मॉक टेस्ट जितना देंगे उतना बेहतर। उस तरीके से टेक्स्ट दे करके बोल रहा हूँ मैं, मतलब टेस्ट दे करके उसमें जब आपको कहीं पे कुछ पता चलता है कि हाँ मैं ये टॉपिक को गलत किया हूँ, फिर उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, तब आपका एक बेहतर तैयारी होगा। ठीक है, मतलब फिल्टर है आपका जो टेस्ट सीरीज जो होता है ना, वो फिल्टर है आपके लिए। तो एंजल टेक्स से देखिए इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी में से एक प्रश्न यहाँ पे देखिए कि पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं को निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है। 2019 में पूछा गया था ये। तो एकदम बेसिक तरीके से, व्यवहारिक तरीके से प्रश्न, और इकोनॉमी से संबंधित आप देखेंगे कि व्यवहारिक ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसीलिए उसको थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आप लोग नॉर्मल भाषा में कम से कम उसको समझ जाए। बाकी हम लोग तो पढ़ के भी ये सारी चीजें जो फैक्ट है उसको भी तो हम लोग देखते ही हैं, लेकिन समझ ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर है डी, सहभागिता पत्र। क्लियर है पूरा टॉपिक? एंजल टैक्स क्लियर रहेगा ना ये। अब चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, नेपाल में चीन की बढ़ती उपस्थिति। देखिए चीन का तो हम लोग लगातार हर जगह पे जान ही रहे हैं किस तरीके से आसपास में पूरा साउथ चाइना सी में हर तरफ जो है दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, एक प्रयास के अंतर्गत अब यहाँ पे ये हुआ है कि ये नेपाल के साथ भी अपना संबंध बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि नेपाल जो है ना ये हमारे से ज्यादा जुड़ा हुआ है। ज्यादा जुड़े होने का क्या मतलब है? ज्यादा जुड़ा होने का मतलब है कि आप देख रहे हैं कि इसके सीमाएं, पूरा ये जो सीमाएं हैं इसकी हम लोगों से बहुत ज्यादा लगी हुई है, हमारे देश से पूरा। अगर किसी कोई भी, चाहे वो हमारा पड़ोसी हो चाहे हमारा पड़ोसी देश हो,
अगर उसके साथ संबंध खराब रखेंगे, खराब हुआ तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा ये खतरा हो सकता है ना। नेपाल के साथ हमारा संबंध काफी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोस्त की तरीके से है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगा जब यहाँ पे चाइना का प्रभाव पड़ने लगेगा। अभी नेपाल और चाइना मिलकर के द्विपक्षीय समझौता किए हैं, जिसमें 12 समझौते हैं, मतलब 12 अलग अलग ऐसे ऐसे योजनाएं बनाए हैं जिसपे ये लोग मिलकर के काम करें। तो अगर आप सोचिए कि अगर इस देश की, नेपाल जो है, नेपाल की अगर, नेपाल का राजधानी क्या है, काठमांडू, ठीक है, तो अगर नेपाल का जरूरत अगर चाइना से पूरा होने लगेगा, जहाँ पे हम लोग उस चीज में हम लोग मतलब जो हमारा व्यापार जो जिस तरीके से चल रहा है, अब वो उस जगह पे अगर चीन आ जाएगा तो कहीं ना कहीं ये तो हमारे लिए व्यापारिक हानि हुआ, ठीक है। दूसरा, जिस तरीके से चाइना क्या करता है, सभी के साथ जितने भी देश हैं उनके साथ संबंध, अच्छा संबंध पहले बनाएगा, बहुत सारे ऐसे विकास डेवलपमेंट की बातें करेगा, ठीक है, फिर उसको धीरे से लोन देगा, फिर उसको अपने प्रभाव में पूरा ले लेगा, फिर चाइना फिर जैसे बोलेगा वैसे अगले देश को कई बार करना पड़ता है ना। तो अब यहाँ से क्या होगा, फिर उससे हमारे सुरक्षा संबंधित प्रॉब्लम्स होंगे, हमारे साथ व्यापारिक संबंध तो बिगड़ेंगे ही। चाइना में जिस तरीके से आप देखते हो, चाइना के सामान और हमारे सामान, मतलब चाइना ऐसा स्थिति है इसके साथ कि ये मतलब कितना कम दामों में सामान को बेच देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पास उतने सोर्स भी हैं बनाने के लिए उसको। तो अब इसीलिए देखेंगे कि आप मार्केट में चाइना का प्रभाव हर जगह पे ज्यादा देखने को मिलता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगा, है ना। फिर उससे क्या होगा, उसके आगे चल करके फिर राजनीतिक संबंध भी नेपाल के साथ हमारे खराब होंगे, है ना। तो ऐसे प्रभाव, धीरे धीरे प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा, भारत को इसके लिए कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा, ठीक है, आगे बढ़ करके। तो हम लोगों को तो अभी कुछ करना नहीं है, हमारे पास उतना कोई अथॉरिटी नहीं है। हमारा मुख्य रूप से क्या काम है, हम लोग जब ऐसा हमारे को कोई काम दिया जाएगा आगे चल करके, तब हम लोग कुछ इसके बारे में सोचेंगे। अभी हमारा मुख्य रूप से काम है कि हम लोग जो भारत और नेपाल जो है इसके संबंध कैसे हैं और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब चीजों को मतलब केवल कुल मिलाकर के अभी हम लोग को पढ़ाई करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, अपना अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। उसके बाद से जब हमारे को इस इधर के आसपास में कहीं ट्रांसफर कर दिया गया, उसके बाद से मैनेजमेंट के लिए कोई अगर कार्य मिलता है तब हम लोग फिर उस हिसाब से कार्य करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास कार्य करने की कोई अथॉरिटी नहीं है, ना ही हमारे पास शक्ति। हमारे को अभी अच्छे से पढ़ना है, संबंध इनका क्या संबंध है, हमारे साथ कैसे बिगड़ रहा है, ये सारी चीजों को समझना है, ठीक है। एग्जाम के लिए मुख्य रूप से तैयारी करना है हम लोग को। सबसे पहले तो हम लोग मैप को देख लेते हैं, है ना। मैप को आपको कल भी बताया था, लेकिन अभी हम लोग फिर से देख लेते हैं एक बार और, क्योंकि ये अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, ठीक है। ये आप देखेंगे कि ये पूरा, ये वाला जो पूरा हिमालय का एरिया आप देख रहे हैं, ठीक है, भारत के साथ पूरा ये लगा हुआ, और साथ में साथ नेपाल के साथ अब देखते हैं इस तरीके से चलता है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग ये मान सकते हैं कि पूरा पहाड़ी इलाका भी क्षेत्र है, ठीक है। ये जो नेपाल है ये दो देशों के बीच में स्थित है, कौन कौन सा, तो चीन और भारत। तो भारत के अंतर्गत देखते हैं हम लोग कि 5 राज्य है यहाँ पे जो कि डायरेक्टली सीमा साझा करते हैं, इसलिए भी तो हमारे लिए प्रॉब्लम है ना। इसलिए भी हमारा कहीं ना कहीं जो है इसके इसके कारण से हम लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन से राज्य है, तो सबसे पहले सिक्किम है, सिक्किम के बाद से वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल की सीमा जुड़ी हुई है इससे। उसके बाद से बिहार देख रहे हैं, फिर उत्तर प्रदेश, फिर उत्तराखंड, ठीक है। ये हमारे लिए एक बफर जोन का भी कार्य करता है। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो बफर जोन है, बफर जोन का क्या मतलब है, मान के चलिए अगर ये एक एक तरीके से हम लोग थोड़ा सा एक विचार करके देखते हैं कि अगर ये हमारे ये जो बॉर्डर पूरा जो है चाइना के साथ जो बॉर्डर लगा हुआ है, अगर ये नेपाल इस जगह पे नहीं रहता, ये पूरा हमारे भारत का हिस्सा रहता ये पूरा, और डायरेक्टली हमारे को मतलब चाइना यहाँ से डायरेक्टली चाइना और भारत का सीमा लगता, तब क्या स्थिति होता। फिर डायरेक्टली चाइना का मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से भी उसके लिए सीमा, ये जो सीमा रेखा है ये हम लोग को अब डायरेक्टली फेस करना पड़ता। लेकिन हम लोग को अब डायरेक्टली फेस इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे नेपाल है, ठीक है।
तो ये कहीं ना कहीं नेपाल के कारण से ये सीमा जो होता है ये कहीं ना कहीं चाइना के लिए घिर जाता है, ये बीच में आ गया है, तो इस प्रभाव से हम लोग बच जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का ये बफर जोन है, हमारे लिए हेल्पफुल है, मतलब कहने का मतलब है। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो 12 समझौते किए गए, इसके अंतर्गत कुछ समझौते जैसे कि देखिए नेपाल और चीन के बीच हस्ताक्षरित समझौते, कौन कौन से समझौते हैं इसमें? तो देखिए नेपाल के राष्ट्रीय योजना आयोग और चीन के राष्ट्रीय विकास एवं सुधार आयोग के बीच सहयोग, डिजिटल अर्थव्यवस्था निगम को बढ़ावा। ठीक है, ये भी इसमें जोड़ा गया। उसके बाद से फिर हरित और निम्न कार्बन विकास पर सहयोग, कृषि पशुधन मत्स्य पालन के क्षेत्र में सहयोग, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग, नेपाल चीन व्यापार और भुगतान समझौते की समीक्षा के लिए तंत्र। तो इतने सारी चीजें इसमें रखे गए हैं। तो सोचिए कहीं ना कहीं हमारा तो ये सब चीजों पे फिर भारत का प्रभाव कम होगा, है ना। अब हम लोग ये समझते हैं, हम लोग तो समझ गए मैटर क्या है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ये देख लेते हैं कि अगर भारत चाइना के संबंध मजबूत होते हैं या फिर चीन जो है वो नेपाल पे अधिक प्रभाव अगर जमा रहा है, तो हमारे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। ठीक है, तो सबसे पहले सुरक्षा की चुनौतियां। नेपाल में चीन का बढ़ता प्रभाव संभावित रूप से भारत के लिए रणनीतिक घेराबंदी का एक कारण बन सकता है। सबसे पहले तो यही बातें हैं। ठीक है, उसके बाद से संसाधनों तक पहुंच। नेपाल में चीन की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और आर्थिक जुड़ाव भारतीय निवेश तथा आर्थिक हितों के साथ प्रतिस्पर्धा का कारण बन सकते हैं, जिससे क्षेत्र में संसाधनों और बाजारों तक भारत की पहुंच प्रभावित हो सकती है। संसाधन से संबंधित प्रॉब्लम्स, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या फिर पहल। ठीक है, ये तो सबसे मुख्य कारण है विवाद होने का हमारे साथ, है ना। और कनेक्टिविटी, तो इसमें क्या होगा फिर? तो इसमें होगा कि चीन की BRI पहल में नेपाल की भागीदारी से चीन समर्थित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, जिससे व्यापार के लिए चीन पर नेपाल की निर्भरता बढ़ेगी। इससे क्या होगा? तो इससे फिर ये होगा कि भारत के हितों को कहीं ना कहीं हानि होगी, है ना। तो ये भी एक हमारे लिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मतलब हमारे ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। फिर क्षेत्रीय समन्वय के लेकर भी ये भी चुनौतियां हमारे लिए सामने आएंगी। मतलब चीन के साथ नेपाल के घनिष्ठ संबंध दक्षिण एशिया में चीन को रणनीतिक मजबूती प्रदान करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि लगातार हम लोग कई बार मैं आपको बताया हूँ, पूरा दक्षिणी जो साउथ चाइना सी है उसमें भी कई जगह पे जो है चाइना जो है कई देशों पे वहां पे भी मतलब देशों में अपना प्रभाव बनाने का कोशिश कर रहा है। प्लस साउथ चाइना सी पे जिस तरीके से ये दबाव बनाता है कि पूरा क्षेत्र मेरा है, इस क्षेत्र में अगर ज्यादातर देशों को, इसके आसपास के देशों को अगर ये कन्विंस करते जाएगा तो क्या होगा? कहीं ना कहीं इसका प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाएगा इस क्षेत्र में, ये कंडीशन। फिर अगर जैसे कि नेपाल है, नेपाल को भी इसके साथ जुड़ेगा तो कहीं ना कहीं ये और ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अगर मतलब जितने देश चाइना के पक्ष में होते जाएंगे उसका उतना प्रभाव बढ़ता जाएगा, है ना। यहाँ पे जितने भी साउथ चाइना से संबंधित आप देखेंगे पूरा ये जितने भी आसपास के देश जो है आसियान देश, उसमें भी कहीं ना कहीं फिर प्रभाव पड़ेगा। ऐसे धीरे धीरे करके ये सारी एक साथ जो प्रभाव पड़ेंगे भारत के ऊपर, भी कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंता का विषय है। तो इसलिए ये हमारे लिए और ज्यादा यहाँ पे चुनौतियों का संभावना लग रहा है ये सब चीजों से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेपाल का सामरिक महत्व, हमारे लिए नेपाल का सामरिक महत्व भी है। मैं आपको जो बताया कि यहाँ पे 5 राज्य हमारे साथ जिस तरीके से जुड़े हुए हैं और लगातार हम लोग अपना सांस्कृतिक आर्थिक आदान प्रदान का एक मुख्य भूमिका भी है हमारे साथ। ठीक है, नेपाल का उस पे कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, उसके बाद से देखिए नेपाल भारत की हिमालयी सीमाओं के मध्य में स्थित है।
और भूटान के साथ यह उत्तरी सीमावर्ती पार्श्व भाग के रूप में कार्य करता है। साथ ही यह चीन द्वारा किसी भी संभावित आक्रमण के खिलाफ बफर राज्य के रूप में भी कार्य करता है। मैं आपको जो बताया ना कि अगर ये नहीं होता तो चाइना क्या करता, डायरेक्टली हमारे ऊपर प्रभाव बना सकता था, कोई युद्ध में भी किसी भी तरीके से हमारे ऊपर एक कहीं ना कहीं दबाव ज्यादा बनता। लेकिन बीच में एक अलग देश होने के कारण से ये क्षेत्र तो ऐसा हो गया कि यहाँ पे चाइना नहीं एंटर करेगा। ठीक है, ये एंटर करेगा तो ये अगले देश में जाएगा फिर। तो इसलिए भी ये हमारे लिए कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि गार्ड के रूप में भी है ये नेपाल। ठीक है, तो इस पे भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। अब मान के चलिए ये चाइना के साथ मिल जाएगा तो फिर ये भी तो चाइना ही हो गया ना, है ना। तो इसलिए मतलब समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रक्षा सहयोग में भी पहले ही बताया मैं आपको, अभी भी सारी बातें यहाँ पे कुछ और बातें यहाँ पे हम लोग देखते हैं। भारत उपकरण आपूर्ति प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ ही नेपाल सेना को उसके आधुनिकीकरण में सहायता करता है। भारत नेपाल बटालियन स्तरीय इसके अंतर्गत हम लोग देखें तो एक सैन्य अभ्यास है सूर्य किरण, इसका आयोजन भी किया जाता है। तो भारत और नेपाल के द्वारा ये लोग मिल करके आयोजन करते हैं। लेकिन फिर क्या होगा, धीरे धीरे इस पे भी कहीं ना कहीं एक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है ना। आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में हम लोग अभी देख रहे हैं कि भारत और नेपाल, भारत जो है नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। मतलब नेपाल भारत में बहुत ज्यादा बिजनेस करता है अपना, है ना। लेकिन नेपाल में हम लोग क्या करते हैं, भारत का, नेपाल जो है भारत का 11वां सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। ठीक है, फिर कुल स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 30% से अधिक का योगदान है। भारतीय कंपनियां नेपाल में सबसे बड़े निवेशक में से एक है। समझ में आए, मतलब नेपाल जो है भारत में बहुत ज्यादा भारत से बिजनेस बहुत ज्यादा करता है। हमारी कंपनियां बहुत ज्यादा नेपाल में वहां पे अपना व्यापार कर रही हैं। तो ये सब अगर संबंध अगर हमारे साथ खराब हुआ तो इन सभी पे चुनौतियां आ सकती हैं, इन सभी पे प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो ये सब प्रभाव देखने को मिल रहा है। लेकिन हमारे साथ एक अच्छा संबंध भी बना हुआ है, जैसे कि 1950 की शांति और मित्रता संधि ये बना हुआ है। तो इसमें क्या है, तो ये संधि जो है दोनों देशों के बीच निवास, संपत्ति, व्यापार, आवाजाही के संदर्भ में भारतीय तथा नेपाली नागरिकों के साथ पारंपरिक व्यवहार को बढ़ावा देती है। ठीक है, फिर विद्युत क्षेत्र में भी हम लोग सहयोग कर, हम दोनों का भी मतलब भारत और नेपाल का सहयोग है इसमें भी। जैसे कि जून 2023 में भारत और नेपाल ने एक दीर्घकालिक विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें आने वाले वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट विद्युत के आयात का लक्ष्य रखा गया है ना। तो ये सब चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि ये सब प्रभावित हो सकते हैं अगर नेपाल जो है चाइना के पक्ष में गया या फिर चाइना का प्रभाव पड़ा। तो ये जितने भी हम लोग देख रहे हैं, जो भी चीजें मैं यहाँ पे जितना भी डिस्कस किया, सब पे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो हमारे को लास्ट में हमारे पास एक ही उपाय है कि हम लोग भी नेपाल के साथ आगे बढ़ करके अच्छा व्यवहार, एक अच्छा संबंध बनाने का प्रयास करें। ठीक है, आगे अगर कोई और एडिटोरियल आता है इससे संबंधित तो मैं उस पर भी जरूर बात करूंगा, है ना। अभी देखिए हमारे को एक अभ्यास प्रश्न यहाँ पे इसका आंसर लिखना है। देखिए प्रश्न क्या है, नेपाल पर बढ़ते प्रभाव भारत को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं, विवेचना कीजिए। एकदम आसान है, मैं आप लोग को अच्छे से समझाया हूँ। ऐसा भी नहीं कि मैं आप लोगों को कुछ भी प्रश्न देता हूँ, ऐसा नहीं है ना। आप लोगों को पहले अच्छे से समझाता हूँ, उसके बाद मैं प्रश्न देता हूँ, और उसी प्रश्न जो समझाया हूँ उसी के बारे में तो लिखना है, अलग से कुछ नहीं लिखना। बस आप लोग उतना ही तो लिखे, धीरे धीरे करके आप बहुत अच्छा तैयारी कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल हिचकिए मत, घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग अच्छे से हर दिन जो भी समझते हैं, जो भी मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ, पहले अच्छे से समझिए पूरा, उसके बाद से उसके संबंध में
आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये 10 अंक का है और 150 शब्दों के ये आपको 150 शब्दों में आंसर लिखना है। ठीक है, तो सारी चीजें हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है ना। आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिएगा, उसके लिए कंजूसी मत कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप लोग सभी स्वस्थ रहें और अच्छे से अपना स्टडी करते रहें। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।